हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लास में। थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम है थर्मल इंजीनियरिंग 1। और ये पेपर थ्योरेटिकल के साथ साथ एक न्यूमेरिकल्स पेपर है। इसका मतलब अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम का बात करें तो लगभग यहां से 60% क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे और 40% क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल बेस्ड रहेंगे। ये पेपर मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट को तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ अगर कोई थर्ड सेमेस्टर के ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट होंगे तो उनको भी ये पेपर पढ़ना है। अगर कोई बच्चा मैकेनिकल कैड कैम के होंगे तो उनको भी ये कॉमन पेपर पढ़ना है। और हम लोग का जो सारा कोर्सेस है थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल का, वो पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऐप पर, साथ ही साथ जय मैकेनिकल के ऐप पर चल रहा है। आप वहां जाके सारे टीचर का जो है पूरे डेमो वीडियो देख सकते हैं, क्लासेस वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि थर्मल इंजीनियरिंग में हम लोग को कौन कौन से बुक को फॉलो करना है, किस तरह से हम लोग अपने कॉपी को बनाएंगे, हम लोग को सिलेबस क्या है, इसके बारे में आज पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग यहां से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, हम लोग का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है थर्मल इंजीनियरिंग। और आप जानते हैं कि थर्मल का मतलब होता है हीट। अब हीट आपको किसी भी सोर्स से मिल सकता है। हो सकता है सन से आपको हीट मिल रहा हो, या किसी फ्यूल को जलाने से आपको हीट मिल रहा हो। फ्यूल कहने का मतलब होता है ईंधन। अब ईंधन आपका कोई भी हो सकता है, चाहे सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैसियस हो सकता है। अगर सॉलिड फ्यूल का हम लोग बात करें तो हम लोग कोयला का एग्जाम्पल देख सकते हैं, लकड़ी का एग्जाम्पल देख सकते हैं, चारकोल का एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो उससे जो हीट बन रहा है, उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम किस तरह कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी में, वर्क डन में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आप लिक्विड फ्यूल का एग्जांपल लेंगे तो उसमें पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा। कैसे हम लोग अपने ऑटोमोबाइल में, चाहे आपका टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या ट्रक हो, उसमें आप देखते होंगे कि पेट्रोल डीजल डाल के हम कैसे हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो पूरे थर्मल इंजीनियरिंग में हमको यही पढ़ना है। थर्मल का मतलब हीट, मतलब हीट एनर्जी को किस तरह से हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसका पूरा डिटेल पढ़ाई हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको थर्मल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना है ये क्लियर हो चुका होगा। तो यहां पर सिंपल आप कह सकते हैं कि थर्मल इंजीनियरिंग डील्स विद द कन्वर्सन ऑफ, कन्वर्सन का मतलब कन्वर्ट करना, हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी का सीधा मतलब होता है वर्क डन। जैसे आप अपने गाड़ी में, फोर व्हीलर में या बाइक में पेट्रोल डालें, अगर किसी का फोर व्हीलर डीजल का होगा तो डीजल डालेगा। तो डीजल या पेट्रोल क्या है, एक तरह का उसके अंदर केमिकल एनर्जी है, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन कार्बन से मिला हुआ है, तो केमिकल एनर्जी उसमें मौजूद है। उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, इंजन के अंदर डालते हैं, उसमें कंबसन कराते हैं, अलग अलग तरह प्रोसेस से हम लोग उसमें क्या करते हैं, आग लगाते हैं। उसके कंबसन होने के कारण लार्ज अमाउंट में प्रेशर फोर्स डेवलप होता है, प्रेशर डेवलप उसमें होता है। और उस प्रेशर के कारण क्या होता है, उसमें फोर्स डेवलप होता है, और उसके अंदर जो पिस्टन सिलेंडर का जो अरेंजमेंट रहता है उसके मदद से हम लोग शाफ्ट को घुमाते हैं और फिर उसके मदद से ट्रांसमिशन करते हैं। इसका मतलब कि जो फ्यूल है उसमें जो केमिकल एनर्जी मौजूद है उसको कैसे हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और हीट एनर्जी फर्दर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब आपका काम करता है। तो ये सारा कुछ इसमें पढ़ना है। अब सोर्स ऑफ एनर्जी अलग अलग तरीका से हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, मजा आ जाएगा। इसका हर एक यूनिट मजेदार है। अगर यूनिट 1 का भी आप एग्जांपल लेंगे तो थ्योरेटिकल सेक्शन है, उसमें आपको पूरा मजा आएगा। तो पहले हम लोग यहां पर अपने बुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सर इसके लिए स्पेशल बुक कौन सा होगा। तो देखिए, थर्मल इंजीनियरिंग 1 के लिए कोई स्पेशल करके बुक नहीं लिखा गया है जो आपके पूरे सिलेबस के पूरे कंटेंट को कवर करता हो। आपको अलग अलग बुक से पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ हम रेफरेंसेस बुक आपके लिए लेके आए हैं, आपको जो पसंद होगा आप वो बुक ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको यूनिट 1 में जो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में बात करना है कि आपको एनर्जी किस किस सोर्स से मिल सकता है। क्या सन से मिल सकता है, विंड से मिल सकता है। विंड से आप नोटिस करते होंगे कि पवन चक्की हम लोग चलाते हैं। तो बहुत सारे वैसे कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्री तट के पास एरिया होते हैं, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, विंड मिल लगा देते हैं, टरबाइन लगा देते हैं, जहां से हम लोग हवा के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम लोग सोलर एनर्जी के मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। या समुद्र के अंदर जो वेब डेवलप हो रहा है वहां से हम लोग क्या करते हैं, वेब एनर्जी, ओशियन एनर्जी है, उसको हम लोग फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब कुछ आपको जो है इस
बुक के अंदर मिल जाएगा, जिसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। आप किसी भी राइटर का ले सकते हैं, जैसे कैटसन का आप ले सकते हैं, DK शर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये भी बुक बढ़िया है, इसमें बहुत सारा आपका कंटेंट मिल जाता है। दूसरा आपका विकास पब्लिकेशन का है, जो आपके NK बंसल के द्वारा लिखा गया, और भी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी में RK राजपूत के द्वारा भी बहुत बढ़िया आपको कंटेंट मिल जाएगा। पर हम आपको यूनिट 1 के अंदर इतना अच्छा से नोट्स एकदम सीक्वेंस वाइज लिखा देंगे, आसान भाषा में लिखा देंगे कि आप अगर उसको कवर कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा आपको उस टॉपिक के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गया? तो आप ये सब बुक का नाम आप देख लीजिए, अगर लाइब्रेरी में आपको मिलेगा तो वहां पर आप इशू करा के ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा जब यूनिट आप जाएंगे जिसमें आपको आईसी इंजन के बारे में पढ़ना है, तो आईसी इंजन के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है वी गणेशा है, ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन। ये हर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पास होना चाहिए। वी गणेशा का जो बुक है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यूनिट 2 यूनिट 3 आपका पूरा का पूरा इसी से कवर होगा। सेम आपका जो बुक है थर्मल इंजीनियरिंग एस चांद का, RS खुरमी का, इसमें भी सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा। मतलब आपके सिलेबस का जितना टॉपिक है यूनिट नंबर 1 को छोड़ के वो सब कुछ इसमें मिलेगा। और मैक्सिमम आपके जो एसबीटी के क्वेश्चन रहते हैं ना, इसी बुक से डाले हुए रहते हैं। आप इसको स्टैंडर्ड बुक रख सकते हैं, पर इसमें क्या है, बहुत सारा एक्स्ट्रा पार्ट्स भी दिया हुआ है जो आपके बीटेक लेवल का भी है। तो बुक आप एटलीस्ट 2 जरूर खरीद लीजिए। इस बुक को छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि ये नोट से काम हो जाएगा। इसको तो आप ले ही लीजिए, क्योंकि यही बुक आपको जो है थर्मल इंजीनियरिंग 1 और साथ ही साथ आपके बीएमई में भी काम आएगा, जो जिसमें आप बेसिक थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे, तो वहां ये बुक काम करेगा। मतलब एक ही बुक अगर लेंगे तो बीएमई में भी काम आ जाएगा, जो थर्मल सेक्शन आपको पढ़ाएंगे, और दूसरा आपको थर्मल इंजीनियरिंग 1 में भी आ जाएगा। और एक बुक आप ये वी गणेशा का ले लीजिए, क्योंकि इसमें आईसी इंजन का जो क्वेश्चन दिया हो, इसमें जो थ्योरी दिया बहुत ही स्टैंडर्ड है, मजा आएगा इसमें, ठीक है। तो बुक आपको बता दिए हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सिलेबस के ऊपर। तो हम लोग को अपने पूरे सिलेबस के अंदर 5 यूनिट पढ़ना है, जिसमें कि पहला यूनिट पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सेक्शन है, ठीक है। पहला यूनिट जो है वो हमको पढ़ना है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मतलब हमको एनर्जी कहां कहां से मिल सकता है। क्या हमको सन से एनर्जी मिल सकता है, कोयला लकड़ी गोईठा जलाने से हमको एनर्जी मिल सकता है, या हमको पवन चक्की मतलब हवा के द्वारा एनर्जी मिल सकता है। देखिए, जितना भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसका 2 ही काम करना है मेन। किसी भी तरह से कन्वर्ट करके आप मैकेनिकल एनर्जी कर दीजिए, मतलब वर्क डन कर दीजिए, नहीं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब इस पूरे थर्मल इंजीनियरिंग 1 का 2 ही मकसद है, या तो आप किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, मतलब वर्क डन में, और नहीं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कितने टाइप ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है, किस तरह से हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, टाइम के अनुसार, है ना, यूज के अनुसार। ये सब कुछ आपको डिटेल में यहां पर पढ़ाएंगे, जिसमें आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में बताएंगे। कुछ ऐसा एनर्जी है जिसको आप लगातार निरंतर यूज कर सकते हैं, जैसे सन का एनर्जी जो है वो अभी अनंत काल तक चलेगा, और वो सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। तो आज के डेट में मतलब भारत, इवन पूरा जो वर्ल्ड है, वो अब आपका जो है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी पर ज्यादा काम कर रहा है, जिसमें कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, ओशियन, ये सब पर ज्यादा काम कर रहा है। तो इसको पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी में फिर हम लोग पढ़ेंगे सोलर एनर्जी के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, कैसे सोलर एनर्जी काम करता है, सोलर प्लेट कैसे बनता है, ये सब के बारे में डिटेल पढ़ाई करेंगे। विंड एनर्जी से हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कैसे हम विंड से, हवा से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाइड्रो एनर्जी, पानी से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, न्यूक्लियर फ्यूल के मदद से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर से खाली बॉम्ब नहीं बना सकते, उसका पॉजिटिव काम कर सकते हैं। पॉजिटिव काम का मतलब हो गया कि न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से हम कैसे पानी को गर्म करके, स्टीम बना के, टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ये सब कुछ हम यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़ेंगे। जैसे यहां पर आप एनर्जी के बारे में बात करेंगे, तो एनर्जी क्या है, एक इंपॉर्टेंट इनपुट है किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए। तो कह रहा है कि एनर्जी इज द इंपॉर्टेंट इनपुट इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी, सोशल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एनर्जी प्ले ए वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ, है ना। एनर्जी के बिना तो आपका जीवन चल ही नहीं सकता है। अगर किसी दिन आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा तो फिर आपको पता ही चल जाएगा कि उसका इंपॉर्टेंस कितना है।
अगर आपके घर में कोई फ्यूल नहीं रहेगा फिर भी आपको पता चल जाएगा कि क्या उसका इंपॉर्टेंस है। तो एनर्जी आपके लाइफ में ऐसा घुस गया है कि आप बिना उसके सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्ट एनर्जी सोर्सेस आर फाउंड इन द नेचर, है ना। प्राकृतिक हमको गिफ्ट के तौर पर, मतलब प्रकृति जो है वो हमको गिफ्ट के तौर पर, भगवान हमको गिफ्ट के तौर पर ही बहुत सारा एनर्जी का सोर्सेस दे दिया है, क्योंकि हम लोग ऐसे प्लानेट में रह रहे हैं जहां पर भगवान हर तरह के सोर्सेस ऑफ एनर्जी को दे दिया है। जैसे कोयला आपको मिल गया है, ऑयल मिल गया है, तेल, कच्चा तेल, उसमें आप पेट्रोल डीजल आप उसको प्यूरिफाइड करके निकाल सकते हैं। गैस, सन, विंड, बायोगैस, जियोथर्मल, ओशियन एनर्जी के मदद से आप कैसे उसका यूज कर सकते हैं मानव कल्याण के लिए। तो ये पूरा का पूरा यूनिट 1 के अंदर यही पढ़ना है। बहुत आसान है, मजेदार है, अच्छा लगेगा ये आपको टॉपिक, ठीक है। पूरा थ्योरेटिकल है। मेन जो खतरनाक टॉपिक स्टार्ट होगा ना वो यूनिट 2 से होगा, और यूनिट 2 से ही आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप यहां यूनिट 2 के अंदर क्या पढ़ेंगे, इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में क्या कह रहे हैं, हीट इंजन के बारे में पढ़ाई करिएगा। हीट इंजन के बारे में पढ़ाई कीजिएगा। जैसे अभी तुरंत ही पढ़ लीजिए पहले हीट इंजन क्या है। तो हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, फ्यूल में मौजूद केमिकल एनर्जी, हम बता रहे हैं चाहे कोयला हो या आपका पेट्रोल हो, डीजल हो, सब में क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और वो हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, केमिकल एनर्जी। तो हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो फ्यूल में मौजूद केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और हीट एनर्जी फर्दर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, हीट इंजन कहते हैं। अब ये हीट इंजन दो प्रकार का हो सकता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन। जैसे यहां पर देखिए एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का नाम से ही पकड़ में आ रहा है, एक्सटर्नल का मतलब बाहर, मतलब इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल को नहीं जलाना है, बाहर जलाना है। जैसे अगर आप पहले के जमाना में कोयला वाला चलता हुआ गाड़ी देखे होंगे जिसको हम लोग स्टीम इंजन कहते हैं, तो वहां पर आप नोटिस करे होंगे कि कोयला आपका बाहर जल रहा है, और इस कोयला को जलाने से क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। अब उस हीट एनर्जी से हम क्या किए, पानी को गर्म कर दिए, और पानी को गर्म करके क्या चीज में कन्वर्ट कर लिए, स्टीम में, जिसका हाई प्रेशर है। अब उस हाई प्रेशर ऑफ स्टीम को क्या किए, पाइपलाइन के थ्रू ये देखिए इंजन सिलेंडर के अंदर डाल दिए, इंजन सिलेंडर के अंदर डाल दिए। अब इसमें क्या है, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट लगा हुआ है, और ये क्या कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है, जिसके कारण जो कनेक्टिंग रॉड है वो क्रैंक को घुमा रहा है, और क्रैंक किसको घुमा रहा है, वो साफ्ट के व्हील के साफ्ट को घुमा रहा है, और इस तरह से आपका गाड़ी बढ़ रहा है। तो यहां भी आप क्या देख रहे हैं, कोयला, केमिकल एनर्जी उसमें मौजूद है, उसको क्या किए, जलाएं, किसमें कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में। फिर हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, गाड़ी आपका चलने लगा, आप उस पर प्रेशर फोर्स लगा के उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि हीट एनर्जी एक ऐसा डिवाइस है जो फ्यूल में मौजूद केमिकल एनर्जी को किसी भी तरह करके हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, और वो हीट एनर्जी फर्दर जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे इंजन को हीट इंजन कहते हैं। तो हम लोग यहां पर इसी हीट इंजन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में भी बात करेंगे और इंटरनल, पर हम लोग को अपने पूरे सिलेबस में ज्यादातर जो पढ़ाई करना है वो इंटरनल कंबशन इंजन कहेंगे। जैसे आज के डेट में आप देखते होंगे कि जितना भी फोर व्हीलर होता है वो सारे फोर व्हीलर में यही वाला जो पार्ट होता है ये इसका इंजन होता है, यही वाला पार्ट इंजन होता है। क्योंकि यहां पर आप देख रहे होंगे कि सारा का सारा जो फ्यूल है वो एक छोटे से सिस्टम के अंदर जल रहा है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा चैम्बर है, इसी के अंदर देखिए फ्यूल आ रहा है, फ्यूल को दबा रहे हैं और फिर उसमें आग लगा रहे हैं, और उसमें इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें इतना प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है कि वो पिस्टन को धक्का दे रहा है, और उस पिस्टन के धक्का देने के कारण क्या होता है, उसका क्रैंकशाफ्ट को घूमता है और फिर आपका गाड़ी बढ़ता है। यहां पर देखिए एक इनलेट वाल्व, एक आउटलेट वाल्व है, मतलब फ्यूल आया, उसको दबाएं, आग लगाएं और धुआं को हम लोग बाहर भेज दिए, और इससे जो एनर्जी डेवलप हुआ, ये देखिए क्रैंकशाफ्ट को यहां पर घुमा रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहां पर क्रैंकशाफ्ट को घुमा रहा है, और इस तरह से गाड़ी आपको बढ़ रहा है। अच्छा, जो धुआं होता है उसको भी हम ऐसे एटमॉस्फेयर में नहीं भेजते हैं, क्योंकि आपको पता है आग लगाने के लिए हवा का जरूरत पड़ता है ना, ऐसे थोड़े आग लग जाता है ना, उसके लिए हवा का जरूरत पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो गाड़ी से धुआं बाहर जाने वाला रहता है, जो गाड़ी से धुआं बाहर जाने वाला रहता है उसका भी हम लोग यूज कर लेते हैं, और उसके मदद से, चूंकि हमको तो एयर चाहिए, तो एयर को हम लोग को खींचना है एटमॉस्फेयर से,
तो उसको खींचने के लिए एक मशीन उसमें लगा देते, एक डिवाइस उसमें लगा देते जिसको कहते हैं टर्बो चार्जर। वो क्या करता है, जो इंजन के द्वारा फ्यूल एग्जॉस्ट किया जा रहा है वो उसको रोटेट करता है और वो फिर वहां से एयर को खींच के एयर और फ्यूल का मिक्सचर बना के जो है इंजन को देता है, अगर पेट्रोल इंजन का गाड़ी है। और डीजल का गाड़ी रहेगा तो एयर को ही डालते हैं और बाद में जो है डीजल को उसमें इंजेक्ट किया जाता है। एकदम समझ में आ रहा है? तो इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में बात करेंगे। बस यही दिमाग में बैठा लेना बच्चा कि एक छोटे से चैम्बर के अंदर, मतलब एक सिलेंडर के अंदर अगर फ्यूल जलेगा तो ऐसे को इंटरनल कहेंगे, और अगर फ्यूल बाहर जल रहा है, उससे स्टीम बन रहा है और इस स्टीम को हम अंदर डाल रहे हैं, देखिए फ्यूल को नहीं जला रहे हैं, फ्यूल बाहर ही जल रहा है, तो अगर फ्यूल इंजन के बाहर, मतलब इंजन सिलेंडर के बाहर जलेगा तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन, और अगर फ्यूल इंजन के अंदर, ये देखिए इंजन के अंदर सिलेंडर के अंदर जलेगा तो ऐसे को इंटरनल कंबशन इंजन कहेंगे। क्लियर एकदम हो गया? पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, एकदम आग लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इसमें इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा जो इंजन है वह किस किस साइकिल पर काम करता है ना। कोई इंजन है आपका ऑटो साइकिल पर काम करना है, क्योंकि पेट्रोल इंजन का जो साइंटिस्ट खोज किए थे उनके साइकिल पर जो काम कर रहा है वो ऑटो साइकिल हो गया। डीजल साहब डीजल साइकिल का खोज किए थे, उन पर जो साइकिल काम कर रहा है डीजल साइकिल। तो यहां से आपको जो है न्यूमेरिकल्स पोर्शन पूछेंगे, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ये सबसे बहुत ही डिटेल में बताएंगे। पूरा फिगर, पूरा एनिमेशन, हर चीज आपको दिखाते हुए बताएंगे, जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन पढ़ेंगे, इंजन का एक एक पार्ट पुर्जा के बारे में देखेंगे, कैसे 2 स्ट्रोक इंजन गाड़ी काम करता है, कैसे 4 स्ट्रोक इंजन गाड़ी काम करता है। क्योंकि पहले 2 स्ट्रोक इंजन आपका ज्यादा चलता था, फिर उसको मॉडिफिकेशन किए, क्योंकि 2 स्ट्रोक में कुछ कुछ प्रॉब्लम था, कुछ कुछ डिसएडवांटेज था, उसको ठीक कौन किया? 4 स्ट्रोक इंजन। तो 4 स्ट्रोक कैसे काम करता है ये सब के बारे में बताएंगे। ऐसे आप यहां भी तुरंत ही समझ सकते हैं। ये इंजन है। अब इसमें देख रहे होंगे कि पिस्टन जो है ऊपर नीचे करता है, तो अगर पिस्टन अपने बॉटम से टॉप तक, जैसे मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है और इस सिलेंडर में आपका जो है इस तरह से पिस्टन लगा है कनेक्टिंग रॉड के साथ और क्रैंक के साथ, और यहां पर एक क्रैंक शाफ्ट होता है। तो ये पिस्टन क्या करता है? ऊपर नीचे करता है। तो अपने टॉप पोजीशन से बॉटम पोजीशन तक ऊपर नीचे करता है। तो टॉप से अगर बॉटम आया या बॉटम से टॉप गया तो वहां तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? स्ट्रोक कहते हैं। अगर किसी काम को करने के लिए 4 बार आपको पिस्टन को ऊपर नीचे करना पड़ा तो उसको हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं, और अगर 2 ही बार किया और पूरा काम कर दिया तो उसको हम लोग 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। तो इस सब को हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ाई करेंगे। फिर इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, कुछ थ्योरेटिकल सेक्शन भी आ सकते हैं। तो यूनिट 2 तो आई थिंक क्लियर एकदम हो चुका होगा। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में हम लोग इंजन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अगर कोई पेट्रोल इंजन का गाड़ी है तो उसमें फ्यूल जो इंजन के अंदर देते हैं उसका देने का तरीका अलग होता है। इंजन अगर आपका पेट्रोल इंजन का है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? कार्बोरेटर का यूज करते हैं, और अभी तो एडवांस हो गया, MPFI सिस्टम आ गया, और उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं? फ्यूल देते हैं। तो वहां पर हम लोग ये फ्यूल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई पेट्रोल इंजन का गाड़ी है तो उसमें कार्बोरेटर लगा हुआ रहता है जिसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनता है, और फिर वो इंजन सिलेंडर के अंदर जाता है, और तुरंत उसमें आग नहीं लगाते हैं। पहले उसको क्या करते हैं हम लोग? कॉम्प्रेस्ड करते हैं, माहौल बना देते हैं कि हाई प्रेशर डेवलप हो, फिर उसमें क्या करते हैं? कंबशन टेक्स प्लेस करता है और फिर उससे एनर्जी बनता है। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है तो इंजन को जितना काम करना था कर लिया, और उसी में वो फ्लाईव्हील लगा देते हैं। वो फ्लाईव्हील क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब दूसरा प्रोसेस होता है तो उसको यूज करने में मदद दे देता है। तो ये सब पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल कार्बोरेटर कैसे काम करता है, फ्यूल सिस्टम डीजल इंजन में कैसे होता है, उसमें फ्यूल इंजेक्टर कैसे लगा हुआ रहता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर गाड़ी अगर कंटिन्यूअस चल रहा है तो इंजन को हमको क्या करना है? एक फिक्स टेम्परेचर पर भी रखना है, उसको ठंडा भी रखना है। अगर लगातार गाड़ी चल रहा है तो अगर हाई टेम्परेचर डेवलप होगा तो बहुत सारा इंटरनल पार्ट आपका खराब हो सकता है, आपका जो कूलिंग सिस्टम है, आपका जो लुब्रिकेशन है वो खराब हो सकता है। इसलिए उसको कूलिंग रहना भी बहुत जरूरी है। अगर हवा के द्वारा कूलिंग करते हैं, जैसे आपके बाइक में आप नोटिस करेंगे कि इस तरह से फिन्स लगा होता है आपके इंजन में, इस तरह से खांचा बना हुआ रहता है। आप देखेंगे आपके बाइक में इस तरह से खांचा बना हुआ रहता है। तो यहां पर एयर की मदद से हम लोग इसके इंजन को ठंडा रखने का कोशिश करते हैं, जिसको कहेंगे एयर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम में वाटर की मदद से रखेंगे। जैसे जनरेटर आपके गांव में देखे होंगे,
अगर कोई शादी फंक्शन होता है तो जनरेटर कंटिन्यूअस चल रहा है, बहुत सारा फ्लक्चुएशन लोड उस पर लगता है, तो वहां उसके रेडिएटर में एक बाल्टी पानी भी डाल देता है। तो अगर वाटर की मदद से हम कूलिंग कर रहे हैं तो वाटर कूलिंग सिस्टम है, और भी बहुत सारे ल्यूब्रिकेशन मेथड हो सकते हैं। फिर इग्निशन सिस्टम, अब इंजन के अंदर तो बैठ के हम लोग माचिस जलाएंगे नहीं, है ना, फ्यूल को जलाने के लिए तो कुछ चाहिए। तो फ्यूल को जलाने के लिए हम कैसे इग्निशन, इग्निशन का मतलब जलाना, तो फ्यूल को जलाने के लिए हम लोग बैटरी के द्वारा इग्निशन करवाएंगे कि मैग्नेटो के द्वारा इग्निशन करवाएंगे, ये सब के बारे में बात करेंगे। फिर चूंकि आपका गाड़ी कंटिन्यूअस काम कर रहा है तो उसमें काफी घर्षण हो सकता है, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लुब्रिकेशन सिस्टम का काम करेंगे। तो ये पूरा सेक्शन जो है ना, यूनिट 3 जो है पूरा का पूरा थ्योरी रहेगा, पूरा थ्योरी रहेगा। यूनिट 2 के अंदर आपको थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों रह सकता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो 100% ही रहेंगे, ठीक है। फिर आ जाएंगे यूनिट नंबर 4, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। अब देखिए यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, ये सारा का सारा आपको जो है ये इस पूरे बुक में मिल जाएगा, ये पूरा इस बुक में मिल जाएगा। इवन इस बुक में भी आपको पूरा का पूरा A to Z मिल जाएगा, कोई भी टॉपिक आपको नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप देख लेंगे, क्योंकि ये देखिए आईसी इंजन के लिए स्पेशल बुक यही है सबसे बढ़िया। पर आप अपने सिलेबस के अनुसार देखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहता है, इवन आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको सेमेस्टर का तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा, सब्जेक्टिव बने, इवन कंपटीशन का हर एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। पर इसके जो थ्योरेटिकल है ना कॉन्सेप्ट, ये बहुत अच्छे दिए हैं, तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसलिए सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ये दोनों बुक को परचेस कर लीजिए, ठीक है। किसी का बात मत सुनिए कि क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, आप अपने अनुसार देख लीजिए। बहुत हाई फाई बुक ले लिया, पता चला पढ़ ही नहीं पा रहे, तो वो भी आपको देख लेना है, ठीक है। क्योंकि अभी आप एकदम सेकेंड सेमेस्टर से तुरंत थर्ड में आए, तो आप अपने अनुसार बुक देखिए। फिर जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा आप दुनिया का सबसे स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। अब परफॉर्मेंस, इंजन बना होना दिए, देखते हो सब कोचिंग वाला खूब अभी क्या करता है, एकदम ये बोलता है कि हम जैसा पढ़ा है वैसा कोई नहीं पढ़ा है, मेरे यहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो सब दावा कर रहा है। उसी तरह दुनिया का हर कंपनी जो है जो इंजन बनाती है वो भी दावा करती है कि 1 लीटर भराओगे 100 किलोमीटर चलेगा। तो किसी के दावे पर नहीं जाना है, जो वास्तविक है वो आपको चेक करना है, उसका परफॉर्मेंस चेक करना। और किसी का परफॉर्मेंस चेक करने का सबसे आसान उपाय होता है टेस्ट ले लो, है ना। जैसे आपका परफॉर्मेंस चेक करना है, मान लीजिए कुछ बच्चा हम लोग के यहाँ एडमिशन ले लिया और वो पढ़ाई ही नहीं कर रहा है और लास्ट में इधर उधर देख रहा है, तो क्या होगा, वो शहीद हो जाएगा। या किसी दूसरे कोचिंग का बच्चा पढ़ाई ही नहीं कर रहा है और लास्ट में हम लोग का 2-3 दिन का क्लासेस देख रहा है, उससे क्या होगा, शहीद हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस कब चेक होगा, जब आप कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस आपका टफ हो गया बच्चा। थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर सब है, किसी पेपर को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर किसी भी पेपर को आप हल्के में ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके रिजल्ट के, आपके कैरियर को खराब कर देगा। हर पेपर अपने में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हर टीचर जो आपको यहां पढ़ा रहे हैं बहुत ही एक्सपीरियंस है। बस ये दिमाग में बैठाना है कि जो गलती हम फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में किए हैं वो दोबारा थर्ड में नहीं करना। अच्छे से टीचर का बात मानना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, नेगेटिव बात जो आपको कोई बोल रहा है उससे दूर रहना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है। ऐसा नहीं कि बैठ के खाली रील्स पर रील्स देख रहे हैं। देखो लाइफ में रील्स आप जॉब के बाद भी देख सकते हैं, 2 साल के बाद भी देख सकते हैं। अगर एक बार आपका कैरियर बन गया ना तो फिर लाइफ में आपको जो करना है आप कर सकते हैं, कोई टोकने रोकने वाला नहीं। पर ये 2 साल जो है ना आपका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको किसी भी तरह से बर्बाद मत होने दीजिए, ठीक है। अच्छे दोस्त लोग बनाइए जिससे आप पॉजिटिव, आपको जो है डिस्कशन भी मिल सके, थोड़ा कंपटीशन का भावना भी आ सके। नेगेटिव स्टूडेंट से दूर रहिए या नेगेटिव चीज से दूर रहिए, ठीक है। आपको जब टाइम मिले, मान लीजिए आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं, आपको समय नहीं मिल रहा है, कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कीजिए, पर किसी भी तरह कीजिए और अपने पूरे सिलेबस को अच्छे तरीका से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इंजन तो सब बना रहा है, अब कोई इंजन अच्छा है कि नहीं है वो कैसे चेक करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं उसको लैब में ले जाके, कहीं ना कहीं किसी टेस्टिंग जगह पर ले जाके उसको टेस्ट करेंगे कि क्या जो हम इंजन बोले हैं कि 1 लीटर में ये 20 किलोमीटर देता है, 1 लीटर में ये 50 किलोमीटर देता है, उसका माइलेज चेक करेंगे, उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि इसका ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, इसमें इग्निशन सिस्टम कैसा है, इसका कूलिंग सिस्टम कैसा है। गाड़ी का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है किसके आधार पर, टेस्टिंग के आधार पर। तो वहां पर यही सब हम लोग पढ़ाई करेंगे। जैसे अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ये मान लीजिए आपका इस तरह से इंजन है, हॉरिजॉन्टल टाइप का, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर आपका इस तरह से लगा हुआ है, दोनों हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है।
तो इंजन का सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होता है, हर एक इंजन के अंदर आपको एक सिलेंडर पिस्टन दिख जाएगा। जैसे अगर आप सुई लेते हैं ना, इंजेक्शन, तो सुई लेते हैं तो सुई में देखते हैं एक सिलेंडर रहता है और उसमें एक पिस्टन लगा रहता है? दवा जब आपको देता है कंपाउंडर, खींचा और उसको पीछे की ओर खींचा, उसी तरह ये रहता है पिस्टन, और इसमें ये दवा भर गया, मतलब फ्यूल भर गया। तो जब फ्यूल भर जाता है तो तुरंत नहीं जलाते, उसको और कॉम्प्रेस्ड करते हैं कि उसका हर एक मॉलिक्यूल जलने के लिए तैयार हो जाए। अब जब हर एक मॉलिक्यूल जलने के लिए तैयार हो गया, फिर इसमें क्या करते हैं हम लोग, इग्निशन टेक्स प्लेस कराते हैं। अगर डीजल इंजन का गाड़ी होता है तो कोई हम बाहर से उसको जलाने के लिए चीज नहीं लगाते हैं, उसको इतना कॉम्प्रेस्ड करते हैं कि अपने आप कॉम्प्रेस्ड होते होते उसमें एयर पूरा कॉम्प्रेस्ड हो गया और ऊपर से डीजल उसमें छिड़क देते हैं, आग लग जाता है। अगर पेट्रोल इंजन का गाड़ी रहता है तो एयर और फ्यूल, मतलब एयर और पेट्रोल का दोनों का मिक्सचर उसको दबाते हैं और स्पार्क प्लग उसमें लगा रहता है और उसके मदद से हम उसमें आग लगाते हैं। अब देखिए यहां पर, तो जब फ्यूल जलता है तो फ्यूल के जलने के कारण जो हमको पावर प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपका पावर कौन से पावर के अंदर आ जाएगा, इंडिकेटेड पावर। काम कहां हो रहा है, तो काम सारा का सारा यहां पर हो रहा है। दिस इज कॉल्ड क्रैंक साफ्ट। क्या बच्चा, इसको हम लोग कहते हैं क्रैंक साफ्ट, और इसी के साथ पूरा सिस्टम लगा रहता है। तो आपका काम कहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है। तो जो क्रैंक साफ्ट के पास पावर मिलता है, उस पावर को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक पावर। और कहीं ना कहीं ये चूंकि रेसिप्रोकेट कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, घर्षण हो रहा है, तो घर्षण के कारण, साउंड के कारण या हीट डिसिपिएट हो रहा है, उसके कारण जो लॉसेस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल पावर। तो इंजन के अंदर 3 पावर है ना। जैसे आपका एग्जाम हुआ 100 नंबर का, तो 100 नंबर इंडिकेटेड पावर, 80 नंबर आया ब्रेक पावर, क्योंकि काम आप यही किए। लॉसेस कितना हुआ, फ्रिक्शनल पावर। क्लियर एकदम हो गया। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ाई करेंगे, इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल 100% आएगा। मतलब ये पूरा का पूरा ये न्यूमेरिकल सेक्शन, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सेक्शन, इससे एकदम 100% न्यूमेरिकल्स आएगा, 100% न्यूमेरिकल्स आएगा। पिछले बार भी आया था, इस साल भी आएगा, कंपटीशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर अब आपको क्लियर हो गया ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर, फ्रिक्शनल पावर। फिर यहां पर हम लोग पढ़ेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, ब्रेक एंड इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी क्या होता है। फिर हम लोग इफिशिएंसी के बारे में चर्चा करेंगे, थर्मल इफिशिएंसी, मैकेनिकल इफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी। और इफिशिएंसी आप सिंपल भी जानते हैं कि हम किसी को इनपुट दे रहे हैं तो वो हमको आउटपुट कितना दे रहा है, हीट के रिस्पेक्ट में देखेंगे, पावर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो वो सब आप यहां पर पढ़ेंगे। फिर परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, मोड्स टेस्ट करेंगे, मोटरिंग टेस्ट करेंगे, हीट बैलेंस शीट करेंगे। ठीक है, मेथड टू डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक पावर कैसे निकालेंगे, इंडिकेटेड पावर कैसे निकालेंगे, फ्रिक्शनल पावर कैसे, और उस पर बेस सिंपल न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक तो नहीं है। यूनिट 3, यूनिट 4 एकदम क्लियर है बच्चा। चलिए, और लास्ट यूनिट आ जाते हैं। यूनिट 5 में आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, मतलब 2 चैप्टर ही अलग अलग है। एक एयर कंप्रेसर अलग चैप्टर होता है और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम एक अलग चैप्टर होता है ना। क्योंकि ये पूरे पूरे आपके जो सिलेबस है 3rd सेमेस्टर में, सबसे बड़ा पेपर आपका यही है, थर्मल इंजीनियरिंग 1। बहुत लंबा आपको सिलेबस है। इसमें कुछ कुछ चीज जब आपको पढ़ाएंगे तो याद रखना, बेसिक को थोड़ा हम पढ़ाते हुए चलेंगे। जैसे यूनिट 1 आपको तो पढ़ा देंगे, जो आपके सिलेबस में डाला हुआ है उससे रिलेटेड आपको जो ऑब्जेक्टिव होगा उसी समय आपको लगा देंगे। पर जब हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा बेसिक चीज आपको बताते चलेंगे, फिर यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको समझने में और मजेदार आएगा। और ऑलरेडी आप बेसिक सारा का सारा बीएमई में पढ़ के आएंगे, तो आपको यहां पर जरा भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए, एयर कॉम्प्रेसर नाम से ही पकड़ में आ रहा है, एयर का मतलब हवा हो गया और उसको कॉम्प्रेस करना है। जैसे वातावरण में जो हवा है, उस हवा का बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, पर अगर उस हवा को कॉम्प्रेस कर लेंगे, जैसे साइकिल है, तो साइकिल में आप क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर वाला ही हवा डालते हैं, पर डायरेक्ट तो डालते नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, पंप यूज करते हैं, है ना। पंप में क्या किए, उसको खींचे, एयर उसके अंदर भरा और फिर उसको दबाएं, तो एयर को कॉम्प्रेस्ड किए। जैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 बार है, पर आप उसको कॉम्प्रेस करके हो सकता है 1.5 बार कर दिए होंगे, मतलब एटमॉस्फेयर से ज्यादा कर दिए होंगे, और उस टायर ट्यूब में जो हवा है उससे भी ज्यादा होगा, तभी तो उसके अंदर जाएगा। तो एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा यंत्र जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, मतलब एयर में जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है, उसका जो प्रेशर है वो कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर, उसको किसी भी तरह से हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर दे, तो ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, एयर कंप्रेसर। तो एयर कंप्रेसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लो प्रेशर ऑफ एयर
present in the atmosphere into the high pressure, such device is called एयर प्रेशर। अब एयर कंप्रेसर जो है वो आपका रेसिप्रोकेटिंग भी हो सकता है, रोटरी भी हो सकता है ना। अगर आपको कम मात्रा में चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, तो रेसिप्रोकेटिंग यूज कीजिएगा, और अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो वहां रोटरी कंप्रेसर का यूज करेंगे। तो वही से यहां पर हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एयर कंप्रेसर, है ना। आप अगर कोई सर्विस स्टेशन जाते होंगे गाड़ी का सर्विसिंग कराने, तो वहां भी देखते होंगे कि जब गाड़ी आता है उसका धूल उल को साफ करने के लिए भी हम लोग एयर का प्रेशर डालते हैं, है ना। हवा भराना है, एयर का प्रेशर। फोर व्हीलर का सर्विसिंग कराने जाते हैं तो वहां भी एयर का प्रेशर। तो एयर कंप्रेसर, एयर प्रेशर का काफी ज्यादा यूज होता है। इवन बहुत सारे आप इंडस्ट्रीज चले जाएंगे, फैक्ट्री चलेंगे, जहां पर आपका पेंटिंग होता है वहां भी एयर कंप्रेसर सब लगा हुआ रहता है, पेंटिंग करने में मदद करता है। तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ाई करेंगे। टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर, क्या वो सिंगल स्टेज कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है, उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसका वर्किंग पढ़ेंगे, उसका डायग्राम पढ़ेंगे, पीवी डायग्राम पढ़ेंगे, मल्टी स्टेज कंप्रेसर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ सिंगल स्टेज कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, ये सब के बारे में, जिसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको थ्योरी भी आएगा बच्चा, याद रखना है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स। लगभग यहां से आपके क्वेश्चन जो है 10 से 12 मार्क्स के आएंगे। इस यूनिट 5 में ये पार्ट ए के अंदर आएंगे। फिर आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में जाएंगे कि अगर रेफ्रिजरेटर होता क्या है, तो एक ऐसा डिवाइस है जो सिस्टम के टेम्परेचर को कम कर देता है एज कंपेयर टू सराउंडिंग। ध्यान से सुनेंगे। जैसे आप अपने फ्रिज का ही एग्जांपल लेंगे, तो आपका फ्रिज अगर बंद है या चालू है, तो फ्रिज अगर आपका है तो उसका अंदर का पूरा पार्ट जो हो गया एक सिस्टम हो गया। अब आप नोटिस करेंगे फ्रिज आपका बंद है तो बाहर का जो टेम्परेचर है वही लगभग आपके फ्रिज का भी टेम्परेचर। फिर स्विच जैसे ऑन किए और 1 घंटा के बाद देखिए कि उसका जो सिस्टम है उसके अंदर का टेम्परेचर कम हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा डिवाइस है जो सिस्टम के टेम्परेचर को कम कर दे रहा है एज कंपेयर टू सराउंडिंग। तो ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर कह रहे हैं। या अगर हम लोग एयर कंडीशनिंग का बात करें, आपके घर में जो एसी लगा हुआ है वहां भी यही सेम काम है, सिस्टम का टेम्परेचर कम कर देता है एज कंपेयर टू सराउंडिंग। कम कर दिया और साथ ही साथ कम करने के साथ साथ वो क्या कर रहा है, उसको मेंटेन करके भी रख रहा है। खाली कम करना नहीं है, मेंटेन करके भी रख रहा है। तो यही काम हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर के अंदर पढ़ेंगे। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, जैसे इफिशिएंसी था इंजन का, उसी तरह यहां पर सीओपी रहेगा। फिर यहां पर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे काम करता है, उसका वर्किंग कैसे होता है, एप्लीकेशन होता है। वेपर कंप्रेशन सिस्टम कैसे काम करता है ना। फिर हम लोग समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम के, गर्मी में हम लोग एयर कंडीशनिंग सिस्टम कैसे यूज करते हैं, विंटर में हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये सब का हम लोग पूरा डिटेल यहां पर पढ़ाई करेंगे, उसका ब्लॉक डायग्राम बना के, उसके पूरे कंस्ट्रक्शन को देख के। क्लियर है। तो यहां से भी लगभग आप मान के चलिए 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से भी आएंगे। मतलब यूनिट 5 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 5 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। फिर आपका यूनिट 4 से जो है ये न्यूमेरिकल्स आएगा, तो यहां से भी मान के चलिए 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम गारंटी है यहां से आएगा। थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल्स प्लस ऑब्जेक्टिव। यहां से भी अगर आप जाएंगे फ्यूल सिस्टम, इससे सबसे कम पूछता है, लगभग 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछेगा। ठीक है, लगभग 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। यूनिट 2 से अगर चलेंगे तो यहां से 12 से 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आ जाता है। ठीक है। और अगर यूनिट 5 में आएंगे, यूनिट 1 में आएंगे, तो यहां से भी लगभग 8 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 8 से 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, 8 से 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। तो आई होप आपको पूरा थर्मल इंजीनियरिंग का एक छोटा सा ब्रीफ नॉलेज आपको मिल गया होगा कि इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हमको क्या पढ़ना है। अब इसमें करेंगे क्या, तो आपको पहले ही बता दिया हूं, एटलीस्ट 2 बुक तो आप ले ही लीजिए। कितना भी अच्छा टीचर पढ़ाता हो, पर बुक आपके पास रहना जरूरी है ना। क्योंकि वहां से आप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल पेपर है ना, मान लीजिए हम 10-15 न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे हर टॉपिक, हर यूनिट का, हर टॉपिक के अंदर का, पर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो बुक आपके पास रहना ही रहना है बच्चा। और ये बुक आपको दोनों तरफ से मदद कर रहा है, एक तो बीएमई में भी मदद करेगा, है ना, बीएमई में भी जो थर्मल पोर्शन है उसमें भी मदद करेगा, और थर्मल 1 में भी करेगा। इवन जब आप थर्मल 2 पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो वहां भी ये बुक मदद करेगा, है ना। आप एक और बुक यहां पर ले सकते हैं आर.के. राजपूत का, आर.के. राजपूत थर्मल इंजीनियरिंग, आपके लाइब्रेरी में भी होगा, थर्मल इंजीनियरिंग बाय आर.के. राजपूत, सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो एक बुक ले लेंगे,
व्हाइट आप स्पाइरल कॉपी ले लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा डायग्राम हम लोग को बनाना है। तो व्हाइट स्पाइरल कॉपी जो है लगभग 200 से 250 के बीच का जो पेज होता है वो ले लेंगे। कलरफुल पेन पेंसिल ले लीजिएगा क्योंकि बहुत सारा डायग्राम बना। नोट्स इतना तगड़ा बनाइए कि आपको एग्जाम के समय फिर किसी चीज का जरूरत नहीं पड़े, ना लेक्चर हम लोग का देखना पड़े ना और किसी चीज का। इवन अगर बुक आप पढ़ेंगे तो बुक में भी कुछ पॉइंट ऐसा आपको मिलेगा जो बहुत मजेदार रहेगा, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो उसको आप नोट कर लें। और एक बात मेरा लास्टली आप लोग मान लेंगे, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर से ही आपका पूरा का पूरा ब्रांच पेपर स्टार्ट हो रहा है जो आपके कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा थोड़ा कंजूसी उंजूसी को छोड़ दीजिएगा और यहीं से एक कंपटीशन का बुक भी खरीद लीजिएगा, है ना। कंपटीशन को कोई भी आप बुक खरीद लेंगे। अभी सबसे अच्छा आपके पास जो है यूथ पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आता है, जिसमें इंडिया का जितना भी कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन है सब उसके अंदर डाला रहता है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वो भी बहुत ही तगड़ा बुक है यूथ पब्लिकेशन का, ठीक है। यूथ पब्लिकेशन का एक बुक ले लेंगे आप, यूथ पब्लिकेशन का एक बुक ले लेंगे, वॉल्यूम 1 एंड 2 ये दोनों बुक आप ले लेंगे। थोड़ा सा कॉस्टली है पर बहुत ही अच्छा बुक है, ये एक ले लेंगे। अगर और आसान वाला बुक अगर स्टार्टिंग चाहिए तो आप एक आर एस खुरमी का बुक ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आर एस खुरमी। लगभग 6500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको पढ़ाएंगे, आप ऑब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट कर दो, देखो खुद ब खुद आपसे बनते रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है अपने यूनिट के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, मन लगा के पढ़ते रहिए और पूरा मजा लेके पढ़ाई कीजिए सारे सब्जेक्ट को, है ना। चलिए, थैंक यू।